हेलो बच्चों, स्वागत करता हूँ आप सबको। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 3 यानी कि एटॉम्स एंड मॉलिक्यूल, परमाणु एवं अणु को हम डिस्कस करेंगे। सो ये वीडियो इंट्रोडक्शन पार्ट होगा, इसमें हम डेल्टन एटॉमिक थ्योरी को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो और भी ज्यादा चीज डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, सबसे पहले इस पार्ट पे आइए। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको इंट्रोडक्शन पार्ट से लेके स्टार्ट करूंगा, और बोथ जो भी आप हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं या फिर इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, दोनों के लिए हेल्पफुल होगा ये वीडियो, क्योंकि मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों का आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले जब हम एटॉम्स एंड मॉलिक्यूल्स यानी कि अणु और परमाणु जब बात करते हैं, तो उसमें क्या होता है, बहुत सारा फिलोसोफर थे, उन्होंने उसको डिफाइन करने की कोशिश किया कि किसको एटॉम्स बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होता है, यानी कि अणु और परमाणु किसे कहते हैं, ये सारा चीज का डिस्कशन हुआ था। ठीक है, तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज को यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं महर्षि कनड के बारे में बात करते हैं। उन्होंने कुछ पोस्टुलेट किया है ना, महर्षि कनड ने क्या किया, उन्होंने पोस्टुलेट किया ऑन डिवाइडिंग मैटर्स वी शैल गेट स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स। तो उन्होंने बताया जब हम एक पदार्थ को, है ना, पदार्थ को हम टुकड़ा करते हैं और छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करते हैं, तो उसको हम वो छोटे छोटे टुकड़ा कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली टुकड़ा करते करते अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, इतना छोटा एक टुकड़ा मिल जाएगा, उसको हम फिर उसके बाद डिवाइड नहीं कर सकते। तो उन्होंने बताया कोई भी पदार्थ होगा, पदार्थ को हम टुकड़े टुकड़े करेंगे, तो जितना बार आप करते रहिए, एक समय ऐसा आएगा आप उसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, मतलब उसके बाद, है ना, प्राप्त होते ही जाएंगे तथा अंत में एक सीमा आएगी जब प्राप्त कण को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो उन्होंने बोला जब भी हम उसको क्या करते हैं, विभाजित करते हैं, मतलब डिवाइड करते रहते हैं, तो एक समय ऐसा आएगा उसको हम और छोटा टुकड़ा नहीं कर सकते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, परमाणु। तो उस पार्टिकल्स का नाम क्या हो जाएगा, परमाणु। वह जो सूक्ष्मतम कण अविभाज्य जो कण है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको ही परमाणु कहा गया है। ठीक है, उसको परमाणु कहा गया है। तो उन्होंने दूसरा फिलोसोफर थे, दोनों ने दूसरा फिलोसोफर किया था पाकुधा, है ना, पाकुधा ने बताया, दोनों ने क्या किया, जब हम इलेबोरेट द डॉक्ट्रिन्स एंड सेड दैट दिस पार्टिकल्स नॉर्मली एग्जिस्ट इन कॉम्बाइंड फॉर्म व्हिच गिव्स अस वेरियस फॉर्म ऑफ मैटर्स। तो उन्होंने बताया जो छोटे छोटे जो पार्टिकल है, जो परमाणु है ना, छोटे छोटे जो परमाणु है, क्या करते हैं, एक साथ मिल के रहते हैं। ओके, तो एक साथ मिल के रहते हैं। उन्होंने जैसे अगर हम इसको हिंदी में देखेंगे, इस मत को विस्तृत रूप से समझाया तथा कहा कि ये कण सामान्यतः संयुक्त रूप में पाए जाते हैं, संयुक्त रूप में एक दूसरे के साथ में पाए जाते हैं, जो हमें द्रव्यों के भिन्न भिन्न रूपों को प्रदान करते हैं, जो कि डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मैटर्स जो होते हैं उसको बनाने का कार्य करते हैं। ठीक है, सो ये जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, इंट्रोडक्शन पार्ट में हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अणु क्या होता है, यानी कि और परमाणु क्या होता है, एटॉम्स एंड मॉलिक्यूल्स को हम यहाँ पे जानने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद दूसरा साइंटिस्ट जो थे, जो वैज्ञानिक जो थे, है ना, लवाइजियर जो है, उन्होंने बताया, उन्होंने दो नियम बनाए। ओके, फाउंडेशन ऑफ केमिकल साइंस बाय द एस्टैब्लिशिंग टू इंपॉर्टेंस लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ओके, सो रासायनिक विज्ञान को महत्वपूर्ण आधार देने के लिए उन्होंने क्या किया, दो महत्वपूर्ण रासायनिक संयोजन के दो महत्वपूर्ण नियमों को स्थापित किया, यानी कि केमिकल, उन्होंने क्या किया, केमिकल कॉम्बिनेशन का जो नियम था उसको उन्होंने बताया। ठीक है, किसने, लवाइजिये ने, है ना, लवाइजिये ने बताया कि रासायनिक संयोग के दो महत्वपूर्ण नियम। ओके, वो दो महत्वपूर्ण नियम क्या है उसको अभी हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे इस पार्ट में, इस वीडियो में हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे ये जो अणु और परमाणु का जो शुरुआती दौर क्या था, कैसे चला था। ठीक है, सो आगे देखते हैं। देखिए, अगर हम बात करते हैं, जो आपने बताया दो, क्या बताया था, रासायनिक संयोजन के दो नियम क्या क्या है, एक तो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसको हम द्रव्यमान संरक्षण का नियम बोलते हैं, और दूसरा हम बोलते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ओके, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन बोलते हैं। ठीक है, ये है निश्चित अनुपात का नियम। क्या होता है, निश्चित अनुपात का नियम, ये वाला जो आपको स्टेटमेंट आपको दिखेगा, जो हिंदी में हम उसको क्या बोलेंगे, निश्चित अनुपात का नियम, यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है, सो एक एक करके देखते हैं। ये दोनों क्या था, लवाइजियर ने बताया था। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास में क्या होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास स्टेट दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन। तो ये क्या बोल रहा है, जब हम द्रव्यमान को देखते हैं ना, मास को देखते हैं, मास संरक्षण के नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया, जो रिएक्शन होता है, अभिक्रिया यानी कि रिएक्शन में द्रव्यमान का न तो सृजन किया जाता है और न ही विनाश किया जाता है। इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय, उसको हम बर्बाद नहीं कर सकते और नया बना भी नहीं सकते हैं। ठीक है, सो आपको यहाँ पे थोड़ा सा एग्जांपल देकर समझाने की कोशिश करूंगा। ये दो चीज है, मान लीजिए ये दो चीज है, दोनों चीज को हम जोड़ रहे हैं, जोड़ने के बाद क्या है, रासायनिक अभिक्रियाएं हो रहा है, यानी कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। केमिकल रिएक्शन होने के बाद एक चीज, नया चीज बन गया,
ठीक है, यहाँ पे नया चीज बन गया। मान लीजिए इसका 5 ग्राम था और ये भी 5 ग्राम था, ठीक है, दोनों जो अलग अलग चीज हमने डाला था उसको रिएक्शन कराने के माने अभिक्रिया कराने के लिए दोनों को कंबाइन कर रहे थे, तो दोनों का 5-5 ग्राम था, तो ये क्या होगा, यहाँ पे 10 ग्राम फॉर्म करेगा। 10 ग्राम से ज्यादा भी नहीं फॉर्म करेगा, 10 ग्राम से कम भी फॉर्म नहीं करेगा, ठीक है। सो इसका मतलब जो द्रव्यमान जो है पहले रिएक्शन से पहले मतलब अभिक्रिया से पहले और अभिक्रिया के बाद जो द्रव्यमान जो होंगे अमाउंट जो होगा सेम रहेगा, जो पहला लॉस बता रहा है हमको, ठीक है, समझ में आया होगा। दूसरा लॉ क्या बोलता है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। दूसरा लॉ क्या बोल रहा है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन इन ए केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन डिफाइनेड प्रोपोर्शन बाय मास, ठीक है। ये बोल रहा है, ये नियम क्या बताता है, किसी भी भौतिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमानों के अनुपात में विद्यमान होते हैं। तो ये वाला स्टेटमेंट आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, किसी भी भौतिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में विद्यमान होते हैं। तो कोई एक एलिमेंट लेते हैं, मतलब केमिकल सब्सटेंस लेते हैं, मान लीजिए H2O। H2 अगर मैं लिखता हूँ H2O, एक किसका फॉर्मूला है, पानी का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन भी है, यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन भी है। अगर हम इसको बात करते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बात करते हैं, हाइड्रोजन कितना है, 2 है, ऑक्सीजन कितना है, 1 है। तो 2 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन कितना का होता है, 1 ग्राम का। मान लीजिए एक उसका मोलिकुलर मास जो होता है द्रव्यमान 1 होता है, तो 2 है तो इसका द्रव्यमान कितना हो गया, 2 हो गया। ओके, ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है, इसका अनुपात निकालेंगे, ठीक है, इसको क्या निकालेंगे हम लोग, अनुपात निकालेंगे। सो ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, कितना होता है, 16 होता है, ठीक है। सो इसको अगर हम छोटा कर दें या फिर इसको हम छोटा नहीं भी करते हैं भी चलेगा, तो 2 अनुपात 16 जो हो गया इसका वाटर का। अगर वाटर आपको बनाना होगा तो 2 अनुपात 16 के रेशियो में रहना पड़ेगा, मतलब उस अनुपात में ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रहेंगे तो पानी का निर्माण करता है, यानी कि वाटर का निर्माण करता है, ये बात बोला है। कोई भी केमिकल सब्सटेंस ले लीजिए, उसमें जो अनुपात होगा फिक्स होगा। तो वाटर के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या है, 2:16, ठीक है, याद रखेंगे 2:16। और इसको हम काट देंगे तो 1:8 हो जाएगा, है कि नहीं। उसको काट देंगे, 2 से काट देंगे तो 1:8 भी हो जाएगा। इसको हम 1:8 भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसको काट देंगे, 2 से काट देंगे 1 हो जाएगा, 2 से काट देंगे 8 होगा। तो 2:16 के जगह में 1:8 भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये सेकंड वाला लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का मतलब ये होता है। बच्चों आशा करता हूँ समझ में आया। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे डेल्टन एटॉमिक थ्योरी। ओके, डेल्टन के परमाणु सिद्धांत को हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, ये बहुत ही खास है। तो उसके बाद जो डेल्टन आए थे उन्होंने बताया, कुछ थ्योरी बताया, थ्योरी मतलब सिद्धांत कुछ दिया, उस सिद्धांत को हम यहाँ जानने की कोशिश करेंगे, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू द डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ऑल मैटर्स वेदर एन एलिमेंट, ए कंपाउंड और ए मिक्सचर इज कंपोज ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटॉम्स। तो उन्होंने बताया, अगर हम देखते हैं डेल्टन के थ्योरी को हम देखते हैं तो उन्होंने क्या बताया, अनुसार सभी द्रव्य चाहे तत्व हो यानी कि एलिमेंट, यौगिक कंपाउंड या मिश्रण हो, सूक्ष्म कणों से बने होते हैं। मतलब छोटे छोटे कण से ही बने होते हैं, चाहे वो तत्व हो यानी कि एलिमेंट हो, चाहे वो कंपाउंड हो यानी कि यौगिक हो, या फिर मिश्रण हो, मिक्सचर, कुछ भी चीज हो, छोटे छोटे कणों से बने होते हैं, जिसको हम परमाणु कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। डेल्टन के सिद्धांत की विवेचना निम्न प्रकार से कर सकते हैं। ओके, उनका जो सिद्धांत है, ओके, पोस्टुलेट, जो उन्होंने जो पोस्टुलेट दिया था उसका हम इस तरह से डिस्कस करते हैं। तो उन्होंने जो परमाणु के बारे में उन्होंने क्या बताया था, ठीक है। सो ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटॉम्स व्हिच पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। तो पहला स्टेटमेंट बोल रहा है, सभी द्रव्य परमाणु से निर्मित होते हैं। जितना भी द्रव्य है, जितना भी मैटर है, धरती का कितना भी कोई भी सामान उठा लीजिए, वो किससे बना होता है, परमाणु से बने होते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। जो परमाणु फिर क्या करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। कोई भी सामान, कोई भी चीज धरती का, एक किससे बना होता है, परमाणु से बना होता है, यानी कि एटॉम्स से बना होता है। और एटॉम्स क्या करते हैं, कोई भी केमिकल रिएक्शन में, रासायनिक अभिक्रिया में पार्टिसिपेट करते हैं। तो पहला पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट क्या हुआ, परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया में न तो सृजित होते हैं न ही उसका विनाश होता है। तो अभी हम बात कर रहे थे, है ना, एटॉम्स आर इनडिविजिबल, उसको क्या अविभाज्य, मतलब उसको फिर से डिवाइड नहीं कर सकते, मतलब एक छोटा है उसको और टुकड़ा नहीं कर सकते हैं, मतलब अंतिम उसके बाद उसको और टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। तो जो परमाणु जो होता है सबसे छोटा है, उसको हम और ज्यादा टुकड़ा नहीं कर सकते, इसको हम बना भी नहीं सकते हैं, तोड़ भी नहीं सकते, सृजन भी नहीं कर सकते और विनाश भी नहीं कर सकते। 2 नंबर पॉइंट हो गया। तीसरा नंबर क्या है, यानी कि ये जो भी पॉइंट बोल रहे हैं वो किसके बारे में बोल रहे हैं, परमाणु के बारे में, यानी कि एटॉम्स के बारे में बात कर रहे हैं।
फिर ये जो है 3 नंबर वाला पॉइंट जो है, एटॉम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टी। अगर कोई भी एक मैटर लेंगे तो उसका जो मैटर नहीं सॉरी कोई भी एक तत्व लेंगे, तत्व हमारे पास बहुत सारा तत्व है, जैसे हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, है ना, हीलियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सारा क्या है, तत्व है। अगर कोई भी एक तत्व लेंगे और उसका एटॉम को आप निकालेंगे तो उसका क्या होगा, उसका सभी एटॉम के जो रासायनिक गुणधर्म होंगे, है ना, केमिकल प्रॉपर्टी होंगे, सेम होंगे, और उसका जो मास होगा, द्रव्यमान भी सेम होगा। मान लीजिए दो हमने वहां से कोई एक तत्व का 2 परमाणु हमने निकाल लिया, ये परमाणु अगर 2 ग्राम का है तो ये परमाणु भी 2 ग्राम का ही होगा, ठीक है। सो ये बात बोल रहे हैं इसमें, और केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम होगा, उसका रासायनिक गुणधर्म जो होगा वो भी सेम होगा, ठीक है। 3 नंबर पॉइंट। 4 नंबर पॉइंट बोला है एटॉम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टी। अब उसका ऑपोजिट में है ना, उसका विपरीत में क्या हो जा रहा है, अगर हम भिन्न भिन्न तत्वों का एटॉम्स को निकालेंगे तो उसका जो द्रव्यमान जो होगा, मास जो होगा, वो भी अलग अलग ही होंगे, और उसका रासायनिक गुणधर्म भी अलग अलग होंगे। क्यों? क्योंकि हमने तत्व अलग अलग लिए हैं। अलग अलग तत्व लेंगे तो उसका गुणधर्म भी अलग अलग होगा, और उसका परमाणु मास जो द्रव्यमान होगा, परमाणु का जो द्रव्यमान होगा यानी कि मास, वो भी अलग अलग होंगे, ठीक है। 4 नंबर पॉइंट। 5 नंबर पॉइंट बोला है एटम्स कंबाइन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म ए कंपाउंड। अगर कोई भी यौगिक को बनाना है, कोई भी यौगिक को बनाना है तो यौगिक को बनाने के लिए क्या होता है, यौगिक को बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, जो एटॉम्स होते हैं वो एटॉम्स परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग कर यौगिक निर्माण करते हैं। मतलब पूर्ण संख्या आप जानते हैं कि नहीं, पूर्ण संख्या जो शून्य से स्टार्ट होता है, तो पूर्ण संख्या में ही होते हैं, मतलब आधा टुकड़ा वाला संख्या, मतलब 1/2 1/3 इस प्रकार का संख्या नहीं होगा, हमेशा कंबाइन करना होगा तो पूर्ण संख्या में ही कंबाइन करेंगे। मतलब यानी कि 1 2 3 4 एटम ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, इस प्रकार से। लेकिन पॉइंट वाला नंबर और इस तरह से जो बटे वाला जो होता है उसको हम नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। सो आपको क्या, परमाणु परस्पर छोटी छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग कर यौगिक बनाते हैं। तो यौगिक निर्माण करने के लिए यानी कि कंपाउंड को बनाने के लिए 2-3 तत्व मिलके कंपाउंड बनाते हैं कि नहीं, और तत्व क्या करते हैं, पूर्ण संख्या के अनुपात में मिलते हैं, एक दूसरे से कंबाइन होते हैं। ये 5 नंबर पॉइंट हो गया। 6 नंबर पॉइंट है द रिलेटिव नंबर्स एंड काइंड ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन ए गिवन कंपाउंड। जो एक कोई कंपाउंड हम ले लेते हैं, कोई भी एक कंपाउंड ले लें या कोई भी एक यौगिक ले लेंगे, उसके सापेक्ष संख्या एक प्रकार निश्चित होते हैं। मतलब यौगिक के परमाणु की सापेक्ष संख्या जो होता है, परमाणु सापेक्ष संख्या होते हैं, वो क्या होते हैं, निश्चित होते हैं, मतलब फिक्स होते हैं। फिर से एक बार देखिए, रिलेटिव नंबर्स एंड काइंड ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन ए गिवन कंपाउंड। जो एक कोई कंपाउंड होगा, जैसे अभी मैंने बात बताया था, एक H2O लिया था, H2O में कितना कंपाउंड है, कितना यहाँ पे नंबर है, हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है ना। तो ये हमेशा के लिए फिक्स है। इसको चेंज करोगे तो आपको वाटर का जो अणु नहीं मिलेगा, ठीक है। वाटर का अणु पाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1 होना पड़ेगा। यही बात बोल रहा है, रिलेटिव नंबर्स एंड काइंड ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन ए गिवन कंपाउंड। तो किसी भी यौगिक में परमाणु की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होती है, तो यही उसका जो एटम्स होंगे वो सेम रहेंगे, ठीक है। सो बच्चों यहाँ तक हमने डिस्कस किया, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी को डिस्कस किया, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत को हमने डिस्कस किया। इसको आप नोट्स बना लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको बार बार एग्जाम में आते रहता है। डाल्टन के बारे में, डाल्टन का पोस्टुलेट यानी कि डाल्टन का जो सिद्धांत है उसको लिखने के लिए आता है। आशा करता हूँ ये समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।